हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये वीकली जो करंट अफेयर हम लोग जो करते हैं झारखंड का जो लोकल नेचर का, ठीक है। तो झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है उसी का है और 1 सितंबर से लेके ये 7 सितंबर के बीच का है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है पेन पेपर लेकर बैठें, क्योंकि पेन पेपर आप लेकर बैठेंगे तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करेंगे तो वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएंगे। सारे चीज़ों को लिखना संभव नहीं होता है, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं ऐसे जैसे स्क्रीन पर पेन से मैं लिख देता हूँ, तो वो अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए, हम आशा करता हूँ कि यहाँ आप पॉज करेंगे वीडियो को और जाकर आप पेन पेपर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अब देखिए, नीचे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि झारखंड के नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण जो पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है ये बात कि जो नामकुम प्रखंड है उसको दिया गया है, और क्या कौन सा अवार्ड दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है। तो अब देखिए ये याद रखना है कि ये जो दिया गया इसके नीचे मैं डिटेल लिखा हूँ, वो तो मैं बोलूँगा ही, ठीक है, और उसके बारे में मैं समझाऊँगा भी। लेकिन ये देखिए याद रखिए कि ये जो अवार्ड दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड, ये दिया गया है, देखिए एक अप्रेजल ईयर है। देखिए क्या होता है कि सर्टेन ईयर के लिए दिया जाता है कि इस ईयर में कौन सा प्रखंड सबसे अच्छा काम किया, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको कौन सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। तो ये 2018-19 के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ईयर के लिए मिला है, तो 2018-19 के लिए नामकुम प्रखंड को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। अब इसके डिटेल में और हम लोग नीचे देख लेते हैं कि देखिए ये कौन दिया है। तो ये दिया है पंचायती राज जो मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो दी है, ठीक है। और जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा किया गया है, ठीक, दिया गया है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पर याद रखना है कि जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर हैं पंचायती राज के, ठीक है, तो पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी ही हैं, और साथ साथ ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं देश के, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये भी आप पेन पेपर पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब दिया किस लिए गया है, मैं आपको बताया ऊपर में, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनमें मतलब योजनाओं पर इस उत्कृष्ट काम करने पर कम करने और उसे लागू करने के लिए ये अवार्ड जो है नामकुम प्रखंड को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दिया कौन है ये इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, वो मैं सारा चीज़ यहाँ मैं बता दिया आपको, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि जो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जेडा के द्वारा जो है कुसुम योजना के तहत राज्य में 3 जिलों को, जो कि 3 जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। जो इसके जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको सोलर पंप का वितरण किया जाएगा, मतलब सोलर पंप दिया जाएगा, बांटा जाएगा। याद रखिएगा, आगे चल के मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर पंप दिया जा रहा है वो सब्सिडाइज रेट पर दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही है, ये सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो जेडा है वो कुसुम योजना के तहत राज्य के 3 जिलों को हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा के लाभार्थियों को सोलर पंप का वितरण करेगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए नीचे हम लोग को, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको ये समझना है, मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप खुद से भी पढ़ेंगे तो ये स्किल अचानक से डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे ये देखिए हम लोग को जेडा के बारे में जानना जरूरी है, और यहाँ कुसुम जो स्कीम है उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए नीचे मैं वो दोनों लिखा हूँ, ठीक है। आप भी अपने में ऐसा हैबिट डेवलप करना कि कैसे पढ़ना है, ये आपको पता चलेगा। ये सब लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को अवेयर करना है कि कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को लिमिटेड चीज़ होता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, एब्सर्ड चीज़ नहीं पढ़ना है। मैं जो करंट अफेयर का वीडियो करा रहा हूँ इसमें मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। एब्सर्ड चीज़ को नहीं पढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना ज़्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से किसी भी पेपर को निकालने के लिए, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी का वो पार्ट है, तो आप उसको करेंगे। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं जेडा जो है वो क्या है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो है क्या। देखिए एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब स्वायत्त निकाय है। ऑटोनोमस बॉडी का मीनिंग होता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो है वो
कैपेबिलिटी जो एबिलिटी होता है वो खुद को दिया जाता है, मतलब वो उसको खुद का अधिकार होगा इस बॉडी को डिसीजन लेने के लिए। प्लस जो मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी प्रोग्राम, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी यही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ कि स्टेट का ये नोडल एजेंसी है, ठीक है। अब देखिए जेडा है क्या, ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी किसी एक्ट या रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत में ये रजिस्टर्ड होगा, तो ये रजिस्टर्ड है आपको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 21/1860 उसके अंतर्गत में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, जेडा। और ये इस्टेब्लिश हुआ है इसका 2001 में, जब झारखंड 2000 में बनी थी 2000 ईस्वी में, तो उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। स्टेट की नोडल एजेंसी ये मैं बता दिया आपको। और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है उसके अंतर्गत में आती है। ये क्लियर हो गया आपको, जेडा पता चल गया होगा पूरा डिटेल क्या है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करना है। अगर कोई पेपर आप मेंस जो अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अब मेंस पेपर में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास उतने नॉलेज होने चाहिए कि आप एजेंसीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, तब जाके आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरा एक रीज़न है इतने डिटेल में बताने का। अब देखिए नीचे जो पॉइंट आप देख रहे होगे, कुसुम योजना, जो कुसुम स्कीम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एब्रीविएटेड, इसका जो एब्रीविएटेड फॉर्म है वो कुसुम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ये किस चीज़ का, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ये स्कीम चलाया गया है, तो MNRE जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अंतर्गत में ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जो सब्सिडी है, देखिए जो सोलर पंप मैं बताया था जो देने का बात हो रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, तो ये सब्सिडी जो है वो कितना दिया जा रहा है, 60% जो है सोलर पंप पर दिया जा रहा है सब्सिडी, और जो 40% है, या तो 40% फार्मर्स खुद अपने पास से देंगे, ठीक है, और या फिर इस 40% में इसका ब्रेकअप मैं यहाँ देखिए बना दिया हूँ कि अगर चाहे तो 30% वो लोन ले सकते हैं और 10% अपने पास से उनको पैसा देना पड़ेगा। तो एक फार्मर्स को इसका बेनिफिट लेने के लिए 10% अमाउंट ही देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको सोलर पंप मिल जाएगा। ये आप समझ गए, ये ब्रेकअप मैं समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एडिशनल फैक्ट थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो 60% है जो सब्सिडी आप देख रहे होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हैंड राइटिंग थोड़ा 19-20 हो रहा है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देगी, तो 30% देगी ये स्टेट गवर्नमेंट और 30% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इतना आपको दिमाग में ये रखना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और फार्मर्स के लिए सोलर पंप देना इसलिए भी ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि देखिए एक आप सुने होंगे कि COP21 हुआ था पेरिस में, या इसको पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि ये हुआ क्या था कि जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, जो पेरिस में हुआ था, उसके हिसाब से इंडिया जो है, हर एक देश अपना INDC दिया था। INDC का फुल फॉर्म होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन होता है, कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपका जो पॉल्यूशन लेवल है वो एक सर्टेन लेवल तक नीचे आएगा। तो INDC के हिसाब से, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, यहाँ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ, आप दिमाग में खाली रखेंगे या सुन भी लें या कहीं पेन पेपर में लिख लें, ठीक है, या पेरिस जो समझौता उसके बारे में आप पढ़ेंगे भी। तो इसमें क्या है, पेरिस समझौता के हिसाब से क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन था, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है, उसको हम लोगों को इंडिया ने अपना INDC में दिया था कि हम लोग अपना कट डाउन करेंगे 33% टू 35%, जो अभी प्रेजेंट लेवल में जो हम CO2 जो और जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं उसके रिड्यूस करना है, उसके 33 से 35% उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। और उसका एक लेवल दिया गया था 2005 लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। और इसका एक टाइमिंग था 2030 तक, ठीक है, तो 2030 तक करना है। तो ये जो INDC का जो कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया जो एम अपना रखी है, उसके अंतर्गत में ये सब स्कीम चलाया जा रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो सोलर पर अगर फार्मर शिफ्ट होंगे, सोलर पंप या सोलर के माध्यम से अगर जनरेट होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो डायरेक्ट कम हो जाएगा। और इरिगेशन के लिए जब सोलर पंप का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मर्स को, आपको भी पता है कि दिन में ही इरिगेशन किया जाता है, तो दिन में सोलर लाइट जो है सफिशेंट होता है, क्या कहते हैं, जो सूर्य का किरण है वो सफिशेंट होता है। इंडिया जो है वो प्योरली ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल मतलब जो कर्क रेखा है उसके नीचे में आती है, तो यहाँ पर जो है सूर्य का जो रेखा है वो काफ़ी डायरेक्ट पड़ता है, तो उससे भी जो सोलर पावर का जो जनरेशन है वो काफ़ी हम लोगों को हार्नेस करने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एनर्जी है उसको टैप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ताकि जो है फार्मर्स का वेलफेयर हो सके, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें कि
जो था 2022 तक 2022 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी है एक गोल कि 2022 तक जो इंडिया में जितने भी किसान हैं उनका जो इनकम लेवल है वो डबल कर देना है। ठीक है, डबल कर देना है। ये कोविड के चलते अभी कुछ बढ़ा दिया गया है इस साल को, लेकिन अब 2022 तक ही रहेंगे, आधिकारिक रूप से अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये जब डिक्लेयर किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जेडा के बारे में मैं आपको बता दिया, कुसुम के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये स्कीम के बारे में बता दिया, बस इतना ही जानना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये डिटेल आपको बता दिया यहाँ पर कि इस तरह से आप आगे जो है पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इनोवेटिव परफॉर्मेंस अवार्ड जो है ये दिया जाता है किसानों को दिया जाता है। तो किस किसान को दिया गया है? तुलसी महतो जो हैं उनको दिया गया है। और ये अवार्ड दिया किसके जाता है? इनोवेटिव परफॉर्मेंस जो अवार्ड है वो दिया जाता है ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो अवार्ड है इनोवेटिव परफॉर्मेंस अवार्ड, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो अवार्ड है ये मैं आपको बता दिया कि ICAR के द्वारा दिया जाता है और ये जोन वाइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो तुलसी महतो है ये दिया गया है इनको किसके लिए? ईस्टर्न जोन में बिहार और झारखंड दोनों को क्लब करके एक में देखा जाता है। तो ये उत्कृष्ट जो इनोवेटिव परफॉर्मेंस जो अवार्ड है ये दिया गया है इस जोन के लिए, जिसमें बिहार झारखंड दोनों आती है। ठीक है, तो तुलसी महतो को दिया गया है, ये आप समझ गए। अब तुलसी महतो ये नगड़ी जो प्रखंड है वहाँ के चिपड़ा गाँव के रहने वाले थे, ये मैं एडिशनल ऐसे बता दिया आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इनको दिया किस लिए गया है तुलसी महतो को, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि उन्नत बकरी पालन जो है तकनीक उसको ये अपनाए थे। मतलब जो एडवांस्ड आप कह सकते हैं कि गोट रियरिंग। ठीक है, गोट रियरिंग ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। अब एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसलिए जो है इनको फार्मर यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो इनोवेटिव जो ये क्या कहते हैं उसको परफॉर्मेंस फार्मर्स अवार्ड जो है ये दिया गया है। ठीक है, इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड, परफॉर्मेंस ये नहीं है, ये फार्मर्स है। ठीक है ना, ये फार्मर्स अवार्ड है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब देखिए ICAR के बारे में थोड़ा सा यहाँ आइडिया आपको बता देते हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो फार्मर्स वेलफेयर हैं उसके अंतर्गत में आती है ये। ठीक है, याद रखिएगा फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ये वेलफेयर है उसके अंतर्गत में आती है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि BPCL जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये झारखंड के बोकारो में अपना पहला LPG बॉटलिंग, मतलब झारखंड का ये पहला LPG बॉटलिंग प्लांट जो है चालू करेगी। तो ये दिसंबर तक चालू होने का बात है। ठीक है, जो LPG बॉटलिंग प्लांट है ये होगा क्या? जो आप घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसका जो सिलेंडर है वो बनेगा इसमें। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, और ये आपको BPCL के बारे में मैं बता दूं कि जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये एक PSU है, मतलब सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होता है उसके अंदर में। ठीक है, यहाँ आपको ये भी देखना है कि ये लिमिटेड लिखा हो तो लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि CCL के नए चेयरमैन के रूप में PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है। CM प्रसाद लिख दिया, बोल दिया। ठीक है, ये PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके चेयरमैन जो लिखा हुआ है टॉपिक, उसमें ये टॉपिक कवर होगा। ठीक है, और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट में लिख दिया हूँ कि 1975 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में है। ठीक है, अब देखिए एक पुस्तक से रिलेटेड है कि ये भी पुस्तक अभी बीच में राष्ट्रपति जो गवर्नर हमारे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है इनका विमोचन किया गया था इस पुस्तक का। तो ये पुस्तक है काव्य प्रसून, इसके लेखक कौन है? महेंद्र शाह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बुक, ये इंपॉर्टेंट है बुक्स में। ये जो लोकल अगर कोई भी बुक्स आएगा तो वो इसी सब जो करंट अफेयर में देता जाता हूँ, हर वीडियो में ऑलमोस्ट बुक्स रहते हैं, तो वो बुक्स का एक जगह पर आप बना लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो काव्य प्रसून के जो लेखक कौन थे? महेंद्र शाह हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो झारखंड के साहित्यकार हैं राकेश मिश्रा, उनको मिला गया है MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है?
राकेश मिश्रा को किया गया है और वो एक साहित्यकार हैं, ठीक है। अब इनको किस लिए दिया गया है तो डिटेल में लिख दिया हूँ कि गांधी अध्ययन और शांति शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस फील्ड में काम किए हैं जिसके चलते दिया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो उनके नाम पर कर्नाटक का जो डाक विभाग है उसने एक स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डे कवर कुछ होता नहीं है, ये वैसा होता है कि बस एक इन्वेलप होता है जो कि डाक विभाग जो है वो जारी करती है, और उनके जो डाकिया होते हैं, जो भी पार्सल जो होते हैं वो डिलीवरी के लिए जो पहले जो कलेक्शन किया जाता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, जो डाक विभाग से, तो वो उसी इन्वेलप के अंदर किया जाता है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी जब अनाउंसमेंट कर दिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले लिए हैं, ठीक है, तब इनके ऑनर में, मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको एक तरह का ऑनर में, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए उस लिफाफे में इनका नाम ऐड किया गया था, ठीक है। इस लिफाफे में ऑलरेडी और भी काफ़ी जो प्लेयर हैं उनका नाम ऐड किया गया था। जब इनका रिटायरमेंट अनाउंस हुआ तो इनका भी फ़ोटो जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में पूरे देश में झारखंड का जो है वो 5वां स्थान आया है, ठीक है। 5th पोजीशन में झारखंड रहा है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है तो ये रहा है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर यूपी। ये मिरेकुलसली एकदम देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है ये स्टेट, तभी जाके ये 2nd पोजीशन पर आ गया यूपी, ठीक है। नहीं तो ये काफ़ी दूर रहते थे ये स्टेट, ठीक है, यूपी। तो देखिए जो 3rd स्टेट है वो तेलंगाना है, ठीक है। अब ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो स्टेट वाइज जो रिलीज़ किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। देखिए DPIIT जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट इसको रिलीज़ करती है, ठीक है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जान ही रहे हैं कि जो लेबर लॉज और ये सब जो है कर्व करता है, रेड टिपिज्म को बेसिकली कम करना, जो लाल फीताशाही होता है उसको कम करना जो है कम करता है जो स्टेट, उसको इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करने में जब कंपनियों को आसानी होता है तो उस हिसाब से रैंकिंग दिया जाता है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो झारखंड है वो कितने नंबर पर है, 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5th जो है पोजीशन पर है। ये हो गया पहला चीज़। अब देखिए प्रीवियस ईयर में, पहले साल में क्या था, इससे पहले प्रीवियस जो ईयर था, प्रीवियस रैंकिंग के हिसाब से जो झारखंड की रैंकिंग थी वो क्या थी, 4th थी। ये भी पूछता है कि लास्ट टाइम कितना थी, ठीक है, तो ये 4th रैंक थी। ये हो गया। अब देखिए DPIIT यहाँ आया होगा तो आप देखिएगा कि ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत में आती है, ठीक है। पढ़ने का वही तरीका है, को रिलेट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि को रिलेट नहीं करेंगे तो आपके पास टॉपिक ही कम पड़ जाएगा। को रिलेट करेंगे तब जाके आपका जो है एक ब्रॉडर वे में एक मतलब प्रॉपरली आपका जो है सिलेबस तैयार होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में सरायकेला छऊ नृत्य के जो प्रतिपादक थे, जो एक्सपोनेंट थे, वो 90 वर्षीय जो पद्मश्री अवार्ड जिनको 2009 में मिला था, मंगलाचरण मोहंती, उनका निधन हो गया, ठीक है। याद रखना है क्योंकि निधन से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो याद रखना है इस हम लोगों को क्या कि छऊ नृत्य से रिलेटेड थे। ये पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो छऊ नृत्य है, जो CHH होगा, छऊ जो नृत्य, जो छऊ डांस है, उसको मतलब एक तरह से नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ये दिलाए थे, ठीक है। तो ये किस चीज़ से, किसके एक्सपोनेंट थे, छऊ नृत्य के थे, और नाम क्या था, मंगलाचरण मोहंती। इनका 90 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है 2009 में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि जो छऊ डांस है वो बेसिकली क्या होता है, कि ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि 3 स्टाइल होते हैं इसके। जो 3 स्टाइल में पहला क्या है, याद रखना है, पुरुलिया स्टाइल है एक, दूसरा क्या है, सरायकेला स्टाइल है, और जो तीसरा है वो क्या है, मयूरभंज है, ठीक है, जो मयूरभंज स्टाइल है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा वाला सरायकेला झारखंड में पड़ता है, और जो पुरुलिया है ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो राज्य के घरों के छतों पर जो सोलर पैनल लगाने का बात चल रहा है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें बोला है कि 40% जो है वो सब्सिडी मुहैया कराएगी। जो भी मान लीजिए झारखंड में अगर उपभोक्ता हैं जो चाहते हैं इसमें इनरोल कराने, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो सोलर पैनल आप लगाएंगे तो सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे, तो उसमें सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट वो 40% सब्सिडी मुहैया कराएगी, ठीक है। और उपभोक्ता को सिर्फ 60% जो है भुगतान ही करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके तहत ये जो 1 से 3 किलोवाट के लिए जो सोलर पैनल के लिए जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा जारी की है, जो अमाउंट निर्धारित की है, ठीक है, वो है 45,000 प्रति किलोवाट। तो मान लीजिए आप अगर 3 किलोवाट का लगवाएंगे तो 45,000 इंटू 3 ये आप करके अमाउंट होगा, और उसका 40% जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 60% अमाउंट ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हो गया। देखिए ऊपर में बताया था INDC, ये सब जो भी सोलर पैनल से रिलेटेड काम हो रहा है सब INDC का ही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस जो एम है कि 175 गीगावाट जो जनरेशन है हम लोगों का, वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से करना है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से हम लोग को करना है। कब तक टारगेट था? 2020 तक। अब इसको कोविड के चलते बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम लोग को करना है, और जो भी मतलब अपना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से इतना करना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ, ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक समझा पाया हूँगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और डिमांड है, आपको कुछ और भी वीडियो चालू कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से लिखें, वो आपका जो है फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है। अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अपने जान पहचाने वाले लोग अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्रुप में शेयर करें, जो स्टूडेंट है, जो रिलेटेड है पढ़ाई लिखाई से, एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक मैं ऐड कर दूंगा, उसमें से आप PDF जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जो भी अपडेट है वहाँ पर आपको मिलता रहता है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अगर कर लिए हैं तो दूसरे से सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो है स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें ग्रुप भी मैंने बना दिया है, तो वहाँ पर भी जाएँ, आप मिलें, ताकि वहाँ पर डिस्कशन होता है ओपन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।